वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 29 जुलाई 2020। तो आइए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि OCEN के बारे में है। दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इसे डेवलप किया गया है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल के द्वारा, जिसे आप ब्रीफ में आई स्पिरिट कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि ये डिफरेंट इनक्रिप्शंस और हैशिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है ताकि पेमेंट को इंटरनेट पर सिक्योर किया जा सके, जो हम क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से करते हैं। तो बताइए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट OCEN के बारे में आपको सही लग रहा है और कौन सा गलत है। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो आपने अपना जवाब भी सोच लिया होगा। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सही जवाब होगा ए, ओनली वन इज करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, ये आपके मन में ज़रूर सवाल आ सकता है। बिकॉज ये जो OCEN है इसका क्रेडिट कार्ड के द्वारा किए गए पेमेंट की सिक्योरिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये एक प्रकार का क्रेडिट प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो एक प्रकार से इंटरमीडियरी की तरह वर्क करेगा उन लोगों के बीच में जो लोन देते हैं और उन लोगों के बीच में जो लोन लेते हैं। मतलब लेंडर और जो लोग डेट लेते हैं उनके बीच में एक इमीडिएटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये बन जाएगा, प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे बहुत ही जल्दी लॉन्च किए जाने की तैयारी है। डेवलप किया गया है एक थिंक टैंक के माध्यम से जिसे आई स्पिरिट कहा गया। बेनिफिट्स ये होंगे कि क्रेडिट अवेल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है वो EDCIL इंडिया लिमिटेड के बारे में है, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के लिए। ये एक प्रकार का PSU है, ये आपको बता दिया गया है। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन में ही दे दी गई कि ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करती है। EDCIL और PSU भी है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये सवाल आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और डी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो बताइए ये PSU किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सही जवाब बी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD के तहत आता है। ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज HRD मिनिस्ट्री ने अभी एक स्कॉलरशिप असेसमेंट प्रोग्राम जो इवेल्युएशन मेथड है उसे लॉन्च किया। ये फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट होगा 2020 में, जिसमें जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनकी मेरिट के हिसाब से इंडिया की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो अगला प्रश्न है यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके लिए अवेयर रहिएगा। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये MPs एंड MLAs की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है और ये भी बताता है कि उन्हें किस बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि जब इंडिया में फुल फ्लेज्ड पार्लियामेंट नहीं आई थी तो प्रोविजनल पार्लियामेंट हुआ करती थी, उसी के द्वारा इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था फर्स्ट जनरल इलेक्शन के पहले। ध्यान दीजिएगा, पहले जनरल इलेक्शन के पहले। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि इसे इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में एट दैट टाइम जो लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। RPA 1951 न्यूज़ में था, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये तीन के तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो मैं कहूँगा कि कोई भी गलत नहीं है, यानी कि नन ऑफ द अबव। डी हमारा आंसर होगा। डी हमारा आंसर इसलिए है क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। न्यूज़ में इसीलिए था बिकॉज अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो कई पॉलिटिकल पार्टीज कंसर्न रेज कर रही हैं कि पेंडेमिक की वजह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। तो अभी प्रावधान निकल के आ रहा था, सेक्शन 153 का हवाला दिया जा रहा है कि उसके तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इलेक्शन को पोस्टपोन करने का अधिकार है। बट ये अधिकार किस प्रकार का है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जब भी कोई टेन्योर खत्म होने वाला होता है, चाहे वो MPs का हो या MLAs का हो, ओवरऑल लोकसभा का हो या फिर असेंबली का हो, तो उसके टेन्योर के खत्म होने के 6 महीने पहले का जो समय होता है उसके भीतर ही इलेक्शन करवाना होता है। ठीक है, सपोज करिए कि जुलाई में या जून में जो टेन्योर है वो खत्म होने वाला है, तो जनवरी से जून के बीच में इलेक्शन करवा लेना होता है इलेक्शन कमीशन को, ताकि टेन्योर होने के पहले ही एक नई सरकार चुन ली जाए। अगर उन्होंने इलेक्शन की डेट निकाल दी कि सपोज करिए उन्होंने कहा कि हम अप्रैल में करवा देंगे इलेक्शन,
लेकिन किसी कारण की वजह से अप्रैल में इलेक्शन करवा पाना संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि अप्रैल में तो हम नहीं करवा पाएंगे क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है, तो हम इसको जून में करवा देंगे। तो उन्होंने 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। ये काम सेक्शन 153 के तहत इलेक्शन कमीशन कर सकता है, लेकिन ये एक्सटेंशन उस 6 महीने का जो पीरियड होता है, मतलब टेन्योर खत्म होने के पहले वाला, उसको क्रॉस करके नहीं होना चाहिए। और इसका इस्तेमाल भी तभी कर सकते हैं जब एक बार डेट अनाउंस की जा चुकी हो। ऐसा नहीं है कि वो सीधा बोल देंगे कि नहीं अब हम इस साल नहीं करवा पाएंगे, 6 साल जब पूरे हो जाएंगे तब हम इलेक्शन करवाएंगे, ये वो नहीं कर सकते। ये करने का अधिकार एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है, आर्टिकल 324 में इसके प्रावधान किए गए हैं। इसका प्रोसेस अलग है। इसमें इलेक्शन कमीशन सरकार से कहती है कि भाई अभी हम इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, प्रॉब्लम चल रही है, और उसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि क्या होगा उस राज्य के लिए, प्रेसिडेंट रूल लगेगा या फिर जो एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर है उनको बोला जाएगा कि आप 6 महीने तक और अपना जो टेन्योर है उसको कंटिन्यू रखिए। तो इसका प्रोसेस डिफरेंट है। आरपीए 1951 जो है उसके सेक्शन 153 के तहत ये नहीं किया जा सकता। जो अगला प्रश्न है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में है। आपसे पूछा गया है कि इसे किसने स्टैब्लिश किया था। आपके पास ऑप्शंस हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर रास बिहारी बोस। बताइए। मॉडर्न इंडिया का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, आपको जानकारी होगी तो आपने अपना जवाब चुन लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया गया था सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा। तो आपका सही जवाब ए है। देखिए, HRA एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसे कई सारे लोगों ने मिलकर 1924 में ईस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया था। सचिंद्र नाथ सान्याल इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था। उसके बाद नरेंद्र मोहन सेन जी, प्रतुल गांगुली जी, इन सभी लोगों ने अनुशीलन समिति के ऑफसूट के रूप में, एक विंग के रूप में इसे इस्टेब्लिश किया था। अब इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने के लिए उन्होंने एक ट्रेन को लूटा था जिसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया गया और एक शब्द इसमें जोड़ दिया गया सोशलिस्ट। तो जो HRA था उसे HSRA में कन्वर्ट कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया गया। इसे 1928 में इस्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह कोटला में। जो अगला क्वेश्चन है वो कोवैक्स अलायंस के बारे में है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाई जा रही थी। दैट्स वाई ये जो टॉपिक था वो न्यूज़ में था। मैं आपको उसका बैकग्राउंड भी बता ही देता हूँ। जो अगला प्रश्न है वो कोवैक्स अलायंस के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक प्रकार की फैसिलिटी है जो गारंटी देती है कि जब भी वैक्सीन बनेगी कोविड-19 के लिए तो उसका रैपिड, फेयर और इक्विटेबल एक्सेस सभी लोगों को मिलेगा हर देश में, पूरी दुनिया में। दूसरा ये है कि इसे कोलेड किया जा रहा है मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। कोवैक्स अलायंस को लेकर जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ये तो सही है कि कोविड-19 की वैक्सीन हर व्यक्ति को आसानी से मिल जाए बनने के बाद, इसके लिए अलायंस तैयार किया गया है। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडिया ने अभी बोला कि वो ईगर हैं इस अलायंस को ज्वाइन करने को लेकर, लेकिन ये दो ऑर्गेनाइजेशन इसे नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। रेदर इसमें जो कोलेड किया जा रहा है वो है गावी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, कोलेशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन, सेपी और WHO। ये लोग मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कोवैक्स का काम मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो मिशन 175 के बारे में है। कई बार न्यूज़ में देखा गया, ये किस रेफरेंस में देखा जा रहा है या इसका मेन काम क्या है। क्या ये एक स्कीम है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी एल्डरली, विडोज एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को सोशल पेंशन के फॉर्म में। क्या ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ रीन्यूएबल्स को डिप्लॉय करने के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करेगा, एक्सप्लोर करने के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करेगा। तीसरा यह है कि क्या ये एक मिशन है जो कि कई सारे सेक्टर्स जो डिफरेंट स्टेट में हैं उनको कन्वर्ज करके स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। या फिर आपके पास चौथा ऑप्शन है कि एक प्रकार की स्कीम है जो कि जो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशंस हैं उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए काम करता है, प्रायोरिटाइज, प्लान और सस्टेनेबल मैनर में उनको डेवलप करता है। तो बताइए मिशन 75 किस लिए है। इसका जो सही जवाब है वो बी है। एक प्रकार का ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि रीन्यूएबल से एसोसिएटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अभी शोकेस किया रीन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं ताकि हम इंडिया में जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसे और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। जो अगला प्रश्न है वो पश्मीना गोट के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये हाई एल्टीट्यूड रीजन जो लद्दाख का है वहाँ के नेटिव होते हैं, और दूसरा कि नूरी दुनिया की फर्स्ट क्लोन पश्मीना गोट है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो दो के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर जो बताए गए हैं वो करेक्ट हैं। न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज चाइनीज़ आर्मी जब से कुछ हिस्सों पर इंट्रूजन कर रही है लाइक चुमूर और डेमचौक, उसके बाद जो लद्दाख की नोमैडिक हर्डिंग चांगपा कम्युनिटी है वो जो लार्ड
लार्ज पार्ट ऑफ समर पास्चर है, जहाँ पर वो अपनी गोड्स को चराया करते थे, वो अब उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में ये गोड्स मर रही हैं, जिन्हें चांगथंगी नाम से भी जाना जाता है। इनसे जो वूल हमें मिलता है उसे जब एक बार बुन दिया जाता है तो उसे पश्मीना कहा जाता है। बहुत ही हाई क्वालिटी वूल ये होता है। जो अगला क्वेश्चन है वो लॉर्ड महावीरा के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये है कि महावीर साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने अपनी वर्ल्डली लाइफ को 30 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था और 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि साक्य क्लैन से तो महात्मा बुद्ध बिलोंग करते थे। जो लॉर्ड महावीरा हैं वो इक्ष्वाकु जो डायनेस्टी है या जो क्लैन है वहाँ से अपना संबंध रखते थे। भगवान महावीर का जो जन्म है वो किंग सिद्धार्थ जो कि कुंडलग्राम के राजा थे, और जो क्वीन त्रिशला थी जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, उनसे इनका जन्म 540 BC में वज्जी किंगडम में हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार के वैशाली की लोकेशन में पड़ेगा। इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कई सारे इतिहासकार हैं जिनका ये मानना है कि उनका जो जन्म है वो अहल्या भूमि पर हुआ था। लॉर्ड महावीर जो हैं उनका नाम वर्धमान भी पड़ा, जिसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बढ़ता रहता है। 42 ईयर्स की उम्र में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। जो अगला प्रश्न है वो गंगा की ट्रिब्यूटरीज के ऊपर है। आपसे पूछा गया है कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी सबसे लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं गंडक, यमुना और घाघरा, और चौथा जो ऑप्शन है दैट इज गोमती। तो बताइए जवाब क्या है। आपके दिमाग में अगर आपका जवाब आ चुका है और अगर वो यमुना है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सही जवाब है वो तो घाघरा है। अब हमें कई बार ऐसा लगता है कि जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो गंगा की वो यमुना है, बट ऐसा नहीं है। जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो घाघरा है। तो फिर यमुना क्या है जिसको लेकर हमें कन्फ्यूज़न होती है, वो कन्फ्यूज़न भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। घाघरा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैप में देखिए, ये घाघरा की लोकेशन दिखाई गई है जो कि इस तरफ से आकर यहाँ पर गंगा से मिल जाती हैं। घाघरा को शुरू में करनाली भी कहा जाता है। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर के नज़दीक में। ये नेपाल से गुजरते हुए आती है और शारदा नदी में मिल जाती है, और शारदा नदी में ये ब्रह्म घाट में इंडिया में मिलती है। दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो वहाँ से इसे घाघरा नदी कहा जाता है। ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की बाई वॉल्यूम। लार्जेस्ट का मतलब ये होता है कि वो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी कर रहे हैं, और यमुना जो है वो लार्जेस्ट नहीं रेदर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। घाघरा जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट भी है, मतलब सबसे लंबी नदी जो गंगा में आकर मिलती है वो यमुना है, तो वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। सेकंड जो लॉन्गेस्ट है वो घाघरा ही है, लेकिन जब आप लार्जेस्ट की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करेंगे, तो घाघरा लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो कन्फ्यूजन अभी क्लियर हो गई ना, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कन्फ्यूज नहीं होना है। जो अगला प्रश्न है वो गंगा नदी के बारे में ही है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ एशिया की, जो कि ब्यास कुंड में ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास के पास में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इसकी जो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो यमुना, सोन, पुनपुन और दामोदर हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो देखिए, गंगा नदी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सभी लोगों को होती है। कम से कम इतना तो हमने कभी न कभी सुना या पढ़ा ज़रूर होता है कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं, ठीक है, या गोमुख से निकलती हैं। अगर आपने सुना हो तो बहुत एक्सेप्शनल केस होगा, अगर किसी ने ना सुना हो तो इससे ये अंदाज़ा तो लग जाएगा कि ब्यास कुंड से तो नहीं निकलती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं वेस्टर्न हिमालय में, स्टेट ऑफ उत्तराखंड में। ट्रांसबाउंड्री रिवर है क्योंकि बांग्लादेश में भी जाती हैं। ये साउथ टू ईस्ट फ्लो करती हैं गैंगेटिक प्लेन्स में से होते हुए, बाद में बांग्लादेश में जाती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। गंगा जब ओरिजिनेट होती हैं गंगोत्री ग्लेशियर से तो उन्हें भागीरथी कहा जाता है। उसके बाद इनसे जब अलकनंदा रिवर आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, मतलब भागीरथी शुरू में इनको कहते हैं, देवप्रयाग में आकर इनसे अलकनंदा नदी मिलती हैं और उसके बाद से इन्हें गंगा कहा जाता है। जिनकी मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो गोमती, घाघरा, गंडकी और कोसी हैं, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना, सोन, पुनपुर और दामोदर हैं, और यही राइट बैंक आपसे यहाँ कहा गया था, तो ये सही है। यमुना नदी इलाहाबाद में आकर गंगा नदी से मिलती हैं। राजमहल हिल्स के पास जो गंगा नदी है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाती हैं, और उसके बाद बांग्लादेश में फरक्का के नज़दीक में ये 2 हिस्सों में बाइफर्केट होती हैं, भागीरथी हुगली वेस्ट बंगाल में और पद्मा मेघना बांग्लादेश में। गंगा का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में भी किया गया है। गंगा नदी पर 5 प्रयाग बनते हैं जिन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, लिखा गया है बट मैप में दिखाऊंगा तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखिए यहाँ से जो रिवर अलकनंदा है वो निकलती हैं
और धौली गंगा उनसे आकर मिलती हैं विष्णुप्रयाग में। जब अलकनंदा से धौली गंगा मिलती हैं तो बनता है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा उसके बाद आगे बढ़ती हैं और जब यहाँ से आकर उनसे मिलती हैं नंदाकिनी तो बनता है नंदप्रयाग। नंदाकिनी से नंदप्रयाग वो आगे बढ़ती हैं, अलकनंदा ही आगे बढ़ती हैं और उनसे आकर मिलती हैं पिंडार गंगा या पिंडेर गंगा। जो पिंडेर गंगा मिलती हैं तो वहाँ बनता है कर्णप्रयाग। नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उसे ही प्रयाग कहते हैं। तो फिर ये अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है और जब यहाँ पर मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ के नज़दीक से निकलती है वो आकर मिलती है तो वहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। अभी अलकनंदा नदी ही आगे बढ़ती है, उनके पास बहुत सारा पानी हो चुका होता है इन 4 नदियों से, और वही अलकनंदा जब आगे बढ़कर यहाँ पे भागीरथी से मिलती हैं जो कि गंगोत्री से निकल के आ रही हैं देवप्रयाग में, तो इसके बाद उनका नाम परिवर्तित हो जाता है। ना वो भागीरथी रह जाती हैं ना अलकनंदा रह जाती हैं, अब जो आगे बढ़ती है वो होती हैं गंगा। तो ये मैप में आपको समझ में आ गया। कोर्सेस ओनली एज पे अवेलेबल है, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम, PSIR सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अवेलेबल है और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपके सामने अवेलेबल होगी। कल के मैपिंग के पार्ट में हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।